अविराज आईएएस एकेडमी की ओर से आप सभी ऊर्जावान पाठकों, विशेषकर सिविल सेवा, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले जितने भी भावी प्रतिभागी हैं, आज मैं एकेडमी की ओर से रमन सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की कक्षा जो मैंने आप लोगों के समक्ष रखने की कोशिश की है, उसे मैंने स्टेट पीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, इसके लिए जो निर्धारित पीटी का सिलेबस और जो मेंस का सिलेबस है, उसमें भी इतिहास विषय के अंतर्गत मैंने उस शीर्षक की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहा है जहां से इतिहास का पहला पायदान शुरू होता है। अर्थात आज मैं इतिहास के उस पहले चैप्टर की एक रूपरेखा प्रस्तुत करना चाह रहा हूं, जिसके बाद इतिहास के प्रारंभिक पहल के बाद आप विषय को विधिवत समझने की चेष्टा करेंगे। तो इस कड़ी में अर्थात आज का मेरा जो मुख्य विषय होगा, केंद्रित विषय होगा, वो ऐतिहासिक स्रोतों के वर्गीकरण पर केंद्रित होगा और मैं इसकी सांकेतिक व्याख्या करूंगा, जिसके क्रमबद्ध अध्ययन के बाद आपको इतिहास जैसे विषय पर रुचि भी जग जाती है। खासकर विशेषकर वैसे प्रतिभागी, वैसे जो अभी अभी स्नातक हुए हैं या जिन्होंने स्नातक परीक्षा के बाद सिविल सेवाओं की तैयारी के लिए जो सिलेबस के इर्द गिर्द अपनी सामग्री ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये पहला कदम उनके लिए बेहद लाभकारी होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जीएस में जो मैंने देखा है, पिछले कई वर्षों के प्रश्नों का जो परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, उन प्रश्नों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारित पाठ्यक्रम में ऐसा लिखा हुआ रहता है कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। जैसे मैं झारखंड की बात करूं तो झारखंड की पीटी परीक्षा में भी इसी तरह से 5-5 प्रश्नों की श्रृंखला बनाई गई। लेकिन जब प्राचीन भारत का जिक्र होता है तो कई विषय और उपविषयों की भी जानकारी प्रतिभागियों से अपेक्षित होती है। ऐसी स्थिति में उन्हें एक सांकेतिक ज्ञान देना बेहद जरूरी है, जिसकी रूपरेखा के बाद वे अपने अध्ययन को विधिवत और क्रमानुसार सजा सके। तो चलिए उस कड़ी में आज मैं आपको ऐतिहासिक स्रोतों के वर्गीकरण पर आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगा। चलिए आप मेरे साथ, आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, आज मैंने केंद्रित किया है ऐतिहासिक स्रोतों के वर्गीकरण को आपके समक्ष रखने की कोशिश की है। अर्थात हिस्टोरिकल जो सोर्सेस है उसको मैं क्लासिफाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। उस कड़ी में ये जानना जरूरी है कि जितने भी हमारे पास जो स्रोत आए हैं, जिसके माध्यम से हमने इतिहास को जाना है, उसके पहला सोर्स होता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, जिसे हिंदी में पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। और उसके दूसरे स्रोत की तर्ज पर देखें तो वैसे कुछ लिटरेरी सोर्सेस होते हैं जिन्हें साहित्यिक सोर्स कहा जाता है, साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। इन्हीं दो मुख्य स्रोतों के आधार पर इतिहास को और भली भांति जाना जा सकता है। तो इसके उपभेदों के आधार पर हम लोग इसकी विशद व्याख्या करेंगे। चलिए उस कड़ी में ये पता चलता है कि जो पुरातात्विक स्रोत हैं, अर्थात जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, उसके तहत और कौन कौन से स्रोत आते हैं। तो जैसे मैंने दिखाया, आप बोर्ड में देख रहे हैं, अभिलेख है ना, जिसे जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं वो भी इतिहास को हम तक बताने की चेष्टा करते हैं और उसी के मार्फत हमें इतिहास हमारे संज्ञान में आता है। उसी तरह से बहुत सारे स्मारक हैं, बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जो आर्कियोलॉजिकल समझ सकते हैं, जिसको आर्किटेक्ट पर आधारित हो सकते हैं, कुछ मंदिरों पर आधारित हो सकते हैं। ऐसे कुछ एविडेंसेस है जो हमारे अतीत की जानकारियां हमसे साझा करती हैं। उसी तरह से बहुत सारे सिक्के हैं, सिक्कों के प्रमाण प्राचीन भारत से लेकर के उत्खनन के बाद अलग अलग स्थानों से जितने भी सिक्कों का उत्खनन हुआ है, उससे समय के कालांतराल में विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए गए सिक्कों की जानकारी मिलती है और इसी इतिहास के उस कालखंड की हमें जानकारी बिल्कुल स्पष्ट रूप से मिलने शुरू हो जाती है। कई स्थानों में खुदाई के उपरांत मूर्तियों का भी प्राप्त होना ये बताता है कि उसके कालखंड के आधार पर किस तरह की वो शैलियां थी, मूर्तियों का निर्माण किस तरह से होता था, ये भी एक तरह से स्रोत माना जा सकता है। उसी तरह से चित्रकला भी ऐसे स्रोत हो सकते हैं जिससे हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को जोड़ सकते हैं। इस कड़ी में इसके अलावा मैं अगर देखूं
तो लिटरेरी सोर्सेज की जब बात करता हूँ तो भारतीय स्रोतों की भी जानकारी आती है, अर्थात भारतीय साहित्य, इंडियन जो लिटरेचर रहे हैं उससे भी भारत के प्राचीन इतिहास का हमें ज्ञान होता है। अब वो किस तरह के लिटरेसी होते हैं, लिटरेचर्स होते हैं, इसकी मैं सांकेतिक व्याख्या करूंगा अभी आपके समक्ष। लेकिन उसके अलावा कुछ विदेशी साहित्य, अर्थात हमारे विदेशी उस समय में, अतीत के कालखंडों में विदेश से आए हुए, फॉरेन से आए हुए, चाहे अपने ज्ञान के वर्धन हेतु या जिस कारणों से विदेश से जो यात्री आया करते थे, उनके अपनी लेखनी से या उनके प्रमाणों से, लिखित प्रमाणों से हमें अपने भारत के इतिहास का प्राचीन संकेत समझ में आता है। तो एक तो हो गया फॉरेन लिटरेचर के माध्यम से। और जब कभी भारतीय इतिहास का मैं पुनर्वर्गीकरण करूं तो फिर मुझे इसे 3 और नामों से वर्गीकृत करना चाहिए, अर्थात जितने भी धार्मिक साहित्य हैं, जैसे कि जितने भी रिलीजियंस बेस्ड लिटरेचर्स हैं, उसके आधार पर भी हमें इतिहास के उस कालखंड की जानकारी मिलती है। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे भी लिटरेचर्स हुए हैं, धर्मनिरपेक्ष साहित्य जिसकी बात मैं कर रहा हूं, उसका भी यहाँ पर उल्लेख होना चाहिए। तो ये धर्मनिरपेक्ष साहित्य किस प्रकार के प्रमाण हैं और उनके नाम क्या है वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। और इसी तरह से संगम काल के साहित्यों से भी हमें अतीत की जानकारियां मिलती हैं। तो उस कड़ी में हमें आगे बढ़ने की कड़ी में यहाँ तक तो मैं अपनी बात को अभी रखने की कोशिश की है। आगे मैं बताना चाहूँगा कि विदेशी साहित्य, विदेशी लिटरेचर अर्थात फॉरेन लिटरेचर्स के रूप में जो फॉरेन लिटरेटर्स रहे थे, वे किन किन देशों से आए थे और उनके द्वारा हमें किस किस तरह का साहित्य हमें प्राप्त हुआ है, या उस तरह के साहित्य के हमें संदर्भों से अपने अतीत का इतिहास कैसे पता चला है। उसमें बता दूं कि हमारे देश में यूनान, अर्थात जिसे अब वर्तमान समय में ग्रीस कहते हैं, उस ग्रीस से आए हुए भी कुछ ऐसे इतिहासकारों के या फिर उनके वहाँ के जो विद्वत थे, उनके लेखनी से हमें हमारे इतिहास का संकेत मिलता है। जैसे मेगास्थनीज की रचनाएं हैं, टॉलेमी है, हेरोडोटस है, जिन्हें आप हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। तो ऐसे लोगों का जब हमारे भारत के संदर्भ में अध्ययन हुआ और उन्होंने शोध किया जिस विषय पर भी, तो हमारे भारत के अतीत का पता चला है। इतना ही नहीं, अगर चीनी यात्रियों की बात मैं करूं तो चाइना के भी, अर्थात वेनसांग, फाइयान और त्सिंग जैसे महानुभावों ने भारत के संदर्भ में अपना ज्ञान साझा किया है और भारत के बारे में हमारे दुनिया के दूसरे देशों को बताया है। इसी तरह से अरब से आए हुए यात्रियों के द्वारा भी, जैसे अल-बेरूनी हो गए, अल मसूदी हो गए, मार्को पोलो हो गए, है ना, इस तरह से विद्वत जनों ने हमारे अतीत की व्याख्या की है। तो इस तरह से मैंने देखा इस पहले पृष्ठ में कि वो ऐतिहासिक स्रोतों को जानने की कड़ी में हमारे इस तरह के स्रोत काम आते हैं। अब जैसे मैं यहाँ बात करूं, अभिलेखों की बात करूं, तो अभिलेखों की व्याख्या अगर मैं करूं तो अभिलेखों के संदर्भ में ऐसा बताना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे अभिलेख हैं अतीत में जो आज के संदर्भ में हमारे उस पुराने अर्थात प्राचीन भारत के इतिहास का एक बेहतरीन साक्ष्य देते हैं। जैसे हाथी गुफा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, नासिक अभिलेख, प्रयाग अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख और ऐहोले अभिलेख। इस तरह के अभिलेख में मैं ऐसे बताना चाहूँगा कि हाथी गुफा अभिलेख की जहाँ तक बात है, वो खारवेल, तत्कालीन प्राचीन भारत के जो खारवेल शासक हुआ करते थे, उनके शासनकाल के में लिखी हुई ये अभिलेख हैं, जिसमें उनके शासनकाल के घटनाओं का एक क्रमबद्ध विवरण देखने को मिलता है। उसी तरह से मैंने अगर कहा जूनागढ़ अभिलेख, तो जूनागढ़ अभिलेख भी रुद्रतामन के कालखंड का है, उसके एक शासनकाल की अवधि का है। इसमें उसके विजय और उसके व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। इसी तरह से मैं अगर कहूँ कि नासिक अभिलेख में, तो नासिक अभिलेख में गौतमी बालश्री, है ना, गौतमी बालश्री के द्वारा उसमें सातवाहन कालीन घटनाओं का उल्लेख है। तो ये जो अभिलेख हैं, ये इतिहास के विभिन्न कालखंडों से आज हमारे इतिहास को, एक पुराने साक्ष्यों को हमारे पाठकों तक पहुंचाने का, या हमारे जो शोधार्थी हैं उस तक सामग्री के लिए पहुंचाने के लिए पर्याप्त सामग्री है। इसी तरह ग्वालियर अभिलेख की बात करूं तो ग्वालियर अभिलेख में राजा भोज या प्रतिहार वंश के जो राजा थे, गुर्जर प्रतिहार शासकों का भी विवरण उससे देखने को मिलता है।
इसी तरह से मैं मंदसौर अभिलेख की बात करूं, मंदसौर आपको पता ही है मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जिला है। तो मंदसौर में मालवा नरेश जो यशोवर्मन हुआ करते थे, उनके सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। इसी तरह से ऐहोले अभिलेख की बात करूं तो जिसमें पुलकेशिन सेकंड अर्थात पुलकेशिन द्वितीय के और हर्ष और पुलकेशिन के द्वितीय के युद्ध का विवरण है। तो ये इस तरह के जो अभिलेख जो है, ये भी हमारे अतीत के किसी न किसी साक्ष्य का हम एक प्रमाण देते हैं। तो अभी तक मैंने पुरातात्विक स्रोतों की कड़ी में अभिलेख की व्याख्या की। अब मैं स्मारकों की बात करूं तो स्मारकों को यहाँ बताने का इस तरीके से देखा जाए कि हमारे भारत में जो हमारे देश की जो कला है, जो संस्कृति रही है, अतीत की कई संस्कृति आज भी हमारे धरोहर के रूप में है। जैसे हमारे उत्तर भारत में जो मंदिरों का जो निर्माण हुआ करता है वो एक विशेष शैली में होता है। इसी तरह से दक्षिण भारत में एक शैली होती है और फिर दोनों तरह की शैलियाँ मिलाकर के एक नई शैली का नामकरण पाती है। तो जहाँ तक मैं उत्तर भारत में बनने वाले मंदिरों की शैली की बात करूँ तो इसे नागर शैली का नाम दिया जाता है। इसी तरह से दक्षिण भारत में बने हुए मंदिरों के प्रमाण द्रविड़ियन शैली के बनाए गए हैं। तो ये बताते हैं कि हमारे अतीत के इस तरह के शैलियाँ चलन में थी। इसी तरह से वेसर शैली जो है, ये वेसर शैली में द्रविड़ियन और साथ साथ वेसर, द्रविड़ियन और नागर दोनों शैलियों का सम्मिश्रण पाया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि स्मारकों के पैटर्न पर भी हमारे अतीत की व्याख्या हम तक पहुंचती है। इस तरह से सिक्कों की बात की जाए, अतीत में पाए गए कई प्रकार के सिक्कों के प्रमाण भी हमें प्राचीन भारत के स्रोतों से हमें अवगत कराते हैं। आपको पता ही है कि सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं और अंग्रेजी में इसे न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। अर्थात बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं पुरातन कालों के जहाँ पर आहत सिक्कों का मिलना हुआ है या फिर विभिन्न क्रम से पंचमांक जिसको कहते हैं उस तरह के सिक्कों का मिलना हुआ है। तो ये बताते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस का कहीं ना कहीं एक प्रमाण की कड़ी का एक हिस्सा है। उसी तरह से मैं बात करूं मूर्तियों की, तो मूर्तियों के भी कई प्रमाण मिले हैं जिसके आधार पर हमें अतीत की व्याख्या का एक क्रमवार विवरण मिलना शुरू हो जाता है। और मैं चित्रकला की बात करूं, चित्रकला के भी कई प्रमाण मिले हैं। खासकर मूर्तियों की बात मैं करूं तो कुषाण काल की मूर्तियां और गुप्तोत्तर काल में पाई गई बहुत सारी मूर्तियां ये प्रमाणित करती हैं कि हमें इस कालखंड की एक बृहद जानकारी का एक स्पष्ट और बिल्कुल सटीक प्रमाण हमें देती है। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ तक अपने व्याख्यान के पहले चरण में मैंने आप तक बातें पहुँचाने की कोशिश की। इन बातों को आप तक रखने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि जो भी पाठक या जो भी अभ्यर्थी सिविल सेवाओं की तैयारी करना चाहते हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करें, अर्थात किसी भी चीज को पढ़ें तो उसके कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर रखें। क्योंकि उसके किए बिना यदि आप इतिहास को अपने साथ जोड़ते हैं तो शायद वो एक दिशाहीन अध्ययन माना जा सकता है। इसलिए जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो उसकी एक स्पष्ट रूप से उसका एक खाका खींचना है और उसी के इर्द गिर्द आपकी ज्ञान का जो है सो पिरो करके आपकी सूचनाओं को उसी के तर्ज पर पिरो करके और विधिवत और क्रमानुसार अध्ययन करने की आवश्यकता है। जहाँ तक साहित्यिक स्रोतों की बात चली है तो भारतीय साहित्य में जैसा कि आपने देखा कि धार्मिक साहित्य है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य है, संगम साहित्य है। और धार्मिक साहित्य को मैं पुनः वर्गीकृत किया हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के रूप। तो ब्राह्मण साहित्य की मैं बात करूं क्योंकि धार्मिक साहित्य का एक वर्गीकरण है, इसके तहत जो व्याख्या आएंगी जिसमें आपको वेद हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, है ना, आरण्यक हो गया, उपनिषद हो गए, ठीक है, वेदांग हो गया, हाँ, इसी तरह से आप समझ सकते हैं जैसे उपवेद हो गए, षड्दर्शन हो गए, महाकाव्य हो गए, हाँ, और स्मृतियां हो गई। तो इस तरह से देखेंगे तो ये धार्मिक ब्राह्मण साहित्यों के अंतर्गत क्या का उपवर्णन है। इसके बाद इसकी व्याख्या मैं अगले पृष्ठ पर करूंगा आपके साथ। और जहां तक बौद्ध साहित्य की बात है तो बौद्ध काल में
अर्थात बुद्ध के शासन, बुद्ध के जीवन अवधि के बीच में या उनके बाद बहुत सारे ऐसे लिटरेचर रचे गए या बनाए गए जो उसके संदर्भ में हमें उस कालखंड की एक स्पष्ट व्याख्या देती है। जैसे आपको जैसे कि बौद्ध साहित्य की बात करूं तो सुत्त पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया, अभिधम पिटक हो गया, ठीक है, मिलिंद पाहो हो गया, बुद्ध रचित हो गया। ये ऐसी कुछ रचनाएं हैं जो उस कालखंड के हमें साहित्य का एक स्पष्ट प्रमाण देती हैं। इसी तरह से जैन साहित्य की अगर बात की जाए तो जैन साहित्य में जैसे भद्रबाहु रचित है, उसी तरह से आपको कल्पसूत्र है। ये छोटे छोटे साहित्य जो है हमें उस कालखंड की जानकारी देते हैं। तो जब भी पुरातात्विक स्रोतों के विभिन्न स्रोत और उसके उपखंडों की बात की जाएगी तो इन तमाम बिंदुओं पर आपकी दृष्टि जानी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ, थोड़ी सी चर्चा संगम साहित्य पर भी कर ली जाए। संगम साहित्य अर्थात दक्षिण भारत के कुछ ऐसे लिटरेचर हुए हैं जिसे हमें भारत उपमहाद्वीप के दक्षिणी भारत के कुछ अतीत की घटनाओं का हमें प्रमाण मिलता है साहित्य के तौर पर। जैसे मणिमेखले हो गया, उसे शिल्पादिक्रम हो गया, फिर जीवक चिंतामणि हो गए। इस तरह की रचनाएं हमें उस संगम काल की जानकारी देती हैं। अब मैं इससे हटकर कुछ धर्मनिरपेक्ष साहित्यों की भी चर्चा करना चाहूंगा। अर्थात अतीत के कुछ ऐसे सेक्युलर लिटरेचर्स हुए थे जिसके मार्फत हमें अतीत की एक बहुत ही विधिवत और एक क्रमिक व्याख्या देखने को मिलती है जो हमारे पुरातात्विक स्रोतों का हिस्सा है। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, इसी तरीके से कलहन की राजतरंगिणी हो गई, इसी तरह से आपको कह सकता हूँ विशाख दत्त के द्वारा रचित मुद्रा राक्षस हो गया, है ना। इतना ही नहीं, कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया। तो ऐसी रचनाएं जो हैं वो धर्मनिरपेक्ष साहित्य के श्रेणी में आती हैं। तो जो भी अभ्यर्थी जो सिविल सेवाओं की तैयारी में पूरे विषय के इर्द गिर्द अपनी सूचनाओं को संकलित करना चाहते हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि अपने अध्ययन में बिंदुवार अध्ययन को कैसे जोड़ा जाए और उसकी क्रमिक व्याख्या के इर्द गिर्द अपनी बातों को, सूचनाओं को कैसे संग्रहित किया जाए, उसके लिए ये बेहद जरूरी है कि एक बार इस तरह से रूपरेखा बनाई जाए और उसी के इर्द गिर्द अपने अध्ययन को स्वाध्याय किया जाए। उसी तरह से मैं संगम साहित्य की बात मैंने कर दी, धर्मनिरपेक्ष साहित्य की बात कर दी। अब मैं इसके तहत बताने की कोशिश करता हूं कि जो जैसे अल्बेरू, थोड़ी देर पहले मैंने जैसे बताया, अल्बेरूनी, अल मसूदी, मार्को पोलो, ये कुछ ऐसे अरब से आए हुए हमारे अरब यात्री थे जिन्होंने विदेशी साहित्य के रूप में जिनकी जानकारियां हम तक पहुंचती हैं। तो जहां तक अल्बेरूनी की बात है, 8वीं शताब्दी में भारत इनका आना हुआ था और उस वक्त इन्होंने ये तहकीके हिंद नामक एक पुस्तक के रचयिता हुए थे। तो तहकीके हिंद के पुस्तक के मार्फत इन्होंने भारत के अतीत की गौरव गाथा को लिखा है। तो एक तरह से अरब से आए हुए इस यात्री के द्वारा हमें अतीत के हमारे भारत के इतिहास का एक पन्ना हमें समझ में आता है। इसी तरह से अल मसूदी की मैं बात करूं, अल मसूदी जो आपके साथ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, अल मसूदी का नाम भी है। इनका भी आगमन 941 से 943 की काल अवधि में, अर्थात प्राचीन भारत के प्रथम हिस्से के कालखंड में आना हुआ था इनका। और इसी तरह से मार्को पोलो जैसे विद्वान ने भी भारत के संदर्भ में अपनी अतीत की व्याख्या की। जहां तक मेगास्थनीज, टॉलेमी और हेरोडोटस की बात है, मेगास्थनीज जो कि इंडिका के लेखक हैं जिन्होंने भारत के अतीत की व्याख्या अपने पुस्तक के मार्फत की है। इस तरह टॉलेमी जो जियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक हैं, और हेरोडोटस जिसे आप इतिहास का पिता कहते हैं। तो इस तरह से यह देखा गया कि मैंने इस प्रथम पृष्ठ पर आपको व्याख्या देने के क्रम में यह बताने की कोशिश की कि पुरातात्विक स्रोतों के वर्गीकरण को विस्तारित रूप से या सांकेतिक रूप से कैसे देखा जाए और उसके बाद सूचनाओं को नोट्स के रूप में कैसे संग्रहित किया जाए, ताकि परीक्षा में जब कभी MCQ क्वेश्चन या बहुविकल्पी प्रश्न या फिर उस पर विशद व्याख्या मेंस के संदर्भ में मांगी जाए तो आप इस तरह से आप लेआउट बना करके अगर आप इसको प्रस्तुत करते हैं तो आपकी प्रस्तुति में धारदार प्रस्तुति मानी जाएगी। चलिए इसी कड़ी में, जैसा कि मैंने बताया कि ब्राह्मण साहित्य को मैं और कैसे बता सकूं,
तो उसी की व्याख्या करने के लिए पृष्ठ संख्या 2 पर आना चाहिए। चलिए, तो यहां पर आने की कोशिश में चलिए, ब्राह्मण साहित्यों की व्याख्या करने की कड़ी में मैंने फिर एक नए शीर्षक को आपके समक्ष रखा है, अर्थात वेदों के रूप में, ब्राह्मण ग्रंथों के रूप में, आरण्यक के रूप में, उपनिषद के रूप में, वेदांग के रूप में, उपवेद के रूप में, महाकाव्य के रूप में, पुराणों के रूप में और स्मृति के रूप में। तो जहां तक वेदों की बात है, बहुत सारे ऐसे वैदिक साहित्य हैं जो हमारे अतीत की व्याख्या देते हैं। जैसे आप 4 वेदों का नाम हमें सभी पता है, यजुर्वेद, सामवेद, है ना, और ऋग्वेद, अथर्ववेद। इसके द्वारा हमें हमारे एविडेंसेस की पता चलता है, अतीत की व्याख्या समझ में आती है। इस तरह ब्राह्मण ग्रंथों की अगर बात करूं तो ब्राह्मण ग्रंथों में जैसे कौशिकी हो गया, गोपथ हो गया, इस तरह के ब्राह्मण ग्रंथ हमारी जानकारी को और इनरिच करते हैं और हमारी सूचनाओं को एक क्रमिक स्वरूप देते हैं। आरण्यक की बात की जाए तो आरण्यक भी ऐसे कुछ सोर्सेस रहे हैं, लिटरेरी सोर्सेस रहे हैं, साहित्यिक स्रोत रहे हैं जो हमारे अतीत की गौरवशाली व्याख्या का एक पन्ना हमसे जोड़ते हैं। जैसे कि तैत्रीय हो गया, मैत्रेयानी हो गई, उसी तरह से ऐत्रेय, ऐसे ब्राह्मण ग्रंथों के मार्फत हमें अतीत की सूचनाएं हम तक पहुंचती हैं। उपनिषदों की बात की जाए तो उपनिषद बहुत सारे हैं, छांदोग्य है, बृहदारण्यक है, इस तरह के उपन्यासों के उपनिषदों के मार्फत हमें सूचनाएं मिलती हैं। वेदांगों की बात की जाए तो वेदांग भी हो गए, जैसे शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, है ना, और इस तरह से व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया। इस तरह से इन शीर्षकों से आप समझ सकते हैं वेदांगों के उपहिस्सों से हमें अतीत की व्याख्या का एक विस्तार विवरण मिलता है। उपवेद की बात की जाए तो वेदों के भी उपवेद होते हैं, जैसे धनुर्वेद हो गया, आयुर्वेद हो गया, गंधर्व वेद हो गया, शिल्प वेद हो गया। इस तरह से देखा जाए तो हमें अपनी ऐतिहासिक स्रोतों की जानकारी में ये भी एक हमें एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। इस कड़ी में अब जैसे महाकाव्यों की बात की जाए तो महाकाव्यों की बात की जाए तो जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया। पुराणों की बात की जाए तो पुराणों में जैसे विष्णु पुराण हो गया, फिर आपको शिव पुराण हो गया, गरुड़ पुराण हो गया। तो ये ऐसे कई पुराण हैं, ऐसे तो 18 पुराण हैं, अष्टादश पुराण के रूप में जाने जाते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ये भी स्रोत होते हैं जो अतीत से हमारे ऐतिहासिक स्रोतों के वर्गीकरण को एक मजबूत एक स्वरूप देते हैं, उसकी फ्रेमिंग में हमें सहयोग करते हैं। उसी तरह से स्मृति की बात की जाए तो मनुस्मृति हो गई, नारद स्मृति हो गई, है ना। इस तरह से मैंने देखा या आपके समक्ष मैंने बताने की कोशिश की कि जब कभी भी पीटी परीक्षा हो, चाहे स्टेट पीएससी की हो, चाहे सेंट्रल पीएससी की हो, जेपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, या फिर राज्य स्तर के दूसरे राज्यों की यूपीपीएससी की बात की जाए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की जाए, इतना ही नहीं, अभी इन दिनों हमारे राज्य में, झारखंड में पीजीटी की परीक्षाएं होने वाली हैं, स्टेट की टीजीटी की परीक्षाएं होने वाली हैं। तो जो भी अभ्यर्थी, जिन्होंने इतिहास विषय के जो अभ्यर्थी रहे हैं, जिन्होंने स्नातक किया है, स्नातकोत्तर किया है, उनके लिए उनके पाठ्यक्रम में ये सिलेबस का ज्ञान होना या अर्थात इस शीर्षक के तहत उनका बिंदुवार अध्ययन करना उनके लिए बेहद फायदेमंद होगा। तो आज की इस क्लास में मैं आप तक पहुंचने की कड़ी में इन सूचनाओं का एक तरह से लेआउट बना करके आपकी सांकेतिक व्याख्या देने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आज की व्याख्या से आप संतुष्ट हुए होंगे, और यदि अगली वीडियो के रूप में मैं जैसे कि अपनी शेष वीडियो के रूप में कल मैंने आगाज किया था, बाकी वीडियोस के साथ में बहुत जल्दी आपके साथ उपस्थित रहूंगा। यदि आपको हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ साझा करें और लाइक करें। मैं जल्दी ही आप तक नए वीडियो के साथ पहुंचने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।